मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। इसका इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव इनहैबिटेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम रहेगा। इस चैप्टर में के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज चैप्टर वाइज जो वीडियो है मैं अपलोड भी करता हूं। अभी फर्स्टली मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना देता हूं और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं इसका जो चैप्टर की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। बच्चों की डिमांड आ रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसलिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद मैं चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर, सबसे पहले यहाँ पे हम कौन कौन से प्रश्न देखने वाले हैं। तो 2 नंबर के हम देखेंगे, 2 नंबर के साथ साथ हम 3 नंबर के भी देखेंगे, उसके बाद हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो 2 या 3, पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 3, 4 एक ही है, और इसके अलावा 6 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझना है तो ध्यान से देखिए, मूल निवासी क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति किसी जगह पे बहुत लंबे समय तक रखता हुआ आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो वहीं पे पैदा हुआ हो या उसके पूर्वज वहीं पे रहते आ रहे हों, उसी को मूल निवासी बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह को छोड़कर उसको दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, यानी कि एक जगह को छोड़ना और दूसरी जगह पे चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं, है ना। एक जगह को छोड़ना, दूसरी जगह पे चले जाना। तो इस चैप्टर में देखिए बेसिकली है क्या, शॉर्ट सिंपल चीजों में मैं अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे एक मैप देख लीजिए, इससे आप समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज कि अगर मैं 17 सेंचुरी की बात करूं या फिर इससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो यूरोप का जो देश है, यूरोप जो कंट्री है, ठीक है, यूरोप की जो कंट्री है काफी पॉपुलर थी उस चीज में, ये दूसरों को ना गुलाम बनाया करते थे। जैसे आपने अंग्रेजों के बारे में सुना है, अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये दूसरे लोगों को गुलाम बनाया करते थे। जैसे किन किन को बनाई जी? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बनाया जी अमेरिका को गुलाम। अमेरिका आपको पता है दो है, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, इनको गुलाम बनाया। साथ ही साथ किसको बनाया? साथ ही साथ अगर देखें तो ब्रिटेन वालों ने गुलाम बनाया जी ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बेसिकली मैं बात करूं तो यूरोप ही इसको बोलो जी। उस टाइम पे यूरोप ने किसको गुलाम बनाया? अमेरिका को बनाया, और साथ ही साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंडिया जैसे कंट्री को भी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और लमसम 200 सालों तक राज किया। यूरोप वालों ने भी अमेरिका को गुलाम बनाया और लमसम 150 सालों तक राज किया, और अमेरिका जाके 1776 में आजाद हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यही चीज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि यूरोप जो था वो किस तरीके से अमेरिका में आया, कैसे अमेरिका में आने के बाद यहाँ के लोगों से कैसे मित्रता स्थापित की, और कैसे कैसे यहाँ का जो सामान है वो सप्लाई करते हुए चला गया। जैसे आपको पता है भारत को पहले सोने की चिड़िया बोली जाती थी, तो वो अंग्रेज जो आए, आने के बाद यहाँ के जो खनिज संसाधन थे इनको अपने साथ लेके चले गए। ठीक है, तो ऐसे ही ये लोग अमेरिका में भी आए थे और अमेरिका के जो संसाधन थे उसको अपने पास लेके चले गए थे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया पे भी इन्होंने राज किया। ठीक है, पहले डच आए, उसके बाद फिर ब्रिटेन वाले आए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यूरोप उस टाइम पे काफी पॉपुलर था, काफी शक्तिशाली था और काफी माइंडेड था चीजों को समझने के लिए, और इसी वजह से वो गुलाम दूसरों को बना पाए। तो हम यही चीज समझने वाले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो मूल निवासी कौन? जो इस जगह पे रहने वाले थे। अच्छा, यूरोप ने इस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद यहीं के मूल निवासियों को मजबूर होना पड़ा दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे मान लो पहले यहाँ पे रहते थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया, यानी कि यूरोप वालों ने कब्जा किया, तो इनको यहाँ से हटकर यहाँ जाना पड़ गया, यहाँ जाना पड़ गया, है ना, विस्थापित होना पड़ा। किनकी वजह से? यूरोप की वजह से। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ गया है मूल निवासियों का विस्थापन। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से क्या नाम पड़ गया जी? मूल निवासियों का विस्थापन।
अब चैप्टर को समझिए, अब चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है नेटिव शब्द का अर्थ क्या है। तो नेटिव या आप बोल दो मूल निवासी, दोनों एक ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा स्थान पर काफी लंबे समय तक रहता हुआ आ रहा हो, ठीक है, या पैदा हुआ हो, उसी को नेटिव बोलते हैं। अच्छा, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोग द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए प्रयोग होता था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उपनिवेश किसको बोलते हैं। अब यूरोप ने किस पे कब्जा किया, अमेरिका पे कब्जा किया। किस पे किया जी, अमेरिका पे। तो अमेरिका के वाले जो हो गए वो क्या बन गए जी, उपनिवेश बन गए। क्या बन गए, उपनिवेश बन गए। और जब ये उपनिवेश बन गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रहने वाले जो बासिंदे हैं, यानी कि जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या बन गए, वहां पे नेटिव बन गए। क्या बन गए जी, नेटिव। ठीक है, तो नेटिव इसको बोलते हैं। सेटलर शब्द से क्या अभिप्राय है, तो सेटलर को बोलते हैं आबादकार। सेटलर अर्थ आया कहां से, अब यूरोप वाले कहाँ आ गए जी, उत्तरी अमेरिका में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, यूरोप वाले कहाँ आ गए, अमेरिका में आ गए, उत्तरी अमेरिका में आ गए या फिर दक्षिणी अमेरिका में आ गए। और आने के बाद यहीं पे सेटल हो गए। तो सेटल होने को ही क्या बोलते हैं जी, सेटलर बोलते हैं। ठीक है, सेटलर, या हिंदी में बोल दिया जाए आबादगार। ठीक है, आबादगार, आबादकार। ठीक है, शब्द बोला जाता है। ये शब्द दक्षिणी अफ्रीका में डच के लिए प्रयोग होता था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए होता था, ब्रिटिश के लिए होता था। तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में किसके लिए, डच के लिए। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश वालों के लिए। और इसके अलावा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता था। बेम्पुल बेल्ट क्या है, बेम्पुल बेल्ट आप है क्या, इस चीज को समझो। जब यूरोप वाले अमेरिका पहुंचे, तो जाहिर सी बात है, जब यूरोप वाले अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के जो लोग थे वो बहुत ही भोले भाले थे। यानी कि लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको जहां पे संसाधन बहुत है उसको क्या लेना देना है। अरे मेरे पास लाखों का संपत्ति है, तो मैं 10 रुपए देने में संकोच करूंगा क्या, नहीं दे दूंगा। तो सिंपल सी चीज है, वहां के लोग भोले भाले थे। तो यूरोप वाले आए वहां पे और यहाँ से मित्रता स्थापित की। तो जब मित्रता स्थापित की जाती थी तो यहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे, ठीक है, आपस में वेम्पुल बेल्ट देते थे। यानी कि ये बंदे इनको वेम्पुल बेल्ट देते थे। जैसे बैंड समझते हो ना, आज के टाइम पे फ्रंट से बैंड होता है, तो ऐसे ही वेम्पुल बेल्ट होता था जो कि रंगीन सिप्पियों का होता था। वो चीज दिया जाता था ताकि जो रिश्ता है आपस में मजबूत रहे। ठीक है, मित्रता स्थापित हो पाए। तो ये लिखा है वेम्पुल बेल्ट क्या है, रंगीन सिप्पियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट है। और इसे किसी समझौते या के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान कर लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देखें यहाँ पे, तो पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी किन कारणों से असभ्य समझते थे। अब यूरोप वाले जो थे, पश्चिमी जो यूरोप वाले थे, वो अमेरिका के लोगों को, मूल निवासियों को असभ्य समझते थे। क्यों समझते थे, क्योंकि इनको रहने का तौर तरीका नहीं पता था। ये जैसे तैसे रहते थे, अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो जैसे तैसे रहते थे। ठीक है, इनका रहन सहन यूरोपीय लोगों से बिल्कुल ही भिन्न था और ये अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, यानी कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे। और इसीलिए जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या समझते थे, असभ्य प्रतीत होते थे, यानी कि समझते थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशन क्या है। तो रिजर्वेशन क्या है, इसका मतलब समझिए। अब उत्तरी जो पश्चिमी यूरोप वाले थे, पश्चिमी यूरोप वाले कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, अब मूल निवासियों को पहले तो मित्रता स्थापित कर ली, और मित्रता स्थापित करने के बाद ये यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश किए। और जब कब्जा करने की कोशिश किए तो जो मूल निवासियों का जो स्थान था, जगह था, वो क्या हो गया, सीमित हो गया। क्या हो गया, सीमित। सीमित का मतलब होता है कि एक ही जगह पे सीमित हो जाना, कहीं मतलब फैलना नहीं। ठीक है, सीमित हो जाना। जैसे मान लो कि ये है अमेरिका, तो ये मान लो यहाँ पे रहते थे तो सिर्फ यहीं पे रह सकते थे। ठीक है, यानी कि सीमित कर दिया गया, छोटे छोटे जगह थे, सीमित कर दिया गया। और ये वो जमीन थी, जैसे मान लो कि सीमित कर दिया। अच्छा, एक तरीके से और भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे इमेज के तौर पर मैं दिखाता हूँ, समझ में आएगा यहाँ पे चीजें आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहे हैं ना, यहाँ पे कोई समुदाय रह रहा है। अब यहाँ पे यूरोपीय लोग आए, यहाँ पे आने के बाद
यह यहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अब विस्थापित होने के बाद ये कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे, यहाँ पे रहते थे, यहाँ से नाता था, यहाँ की जमीनों को जानते थे। अब यहाँ की जमीनों को तो जानते नहीं है, लेकिन जाना कहाँ पड़ा, यहाँ पे जाना पड़ा। तो यूरोपीय लोग इन बंदों को यहाँ पे भेज दिए, और भेजने के बाद इसको क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए। यानी कि अब ये वाली जमीन इन बंदों की हो गई है, और ये बंदे इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं, यानी कि दोबारा इस जगह पे नहीं जा सकते हैं, बल्कि ये क्या हो गई, ये जो जगह है वो रिजर्व हो गई। ठीक है, इन लोगों के लिए। तो यही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, वास्तुतः मूल निवासी छोटे इलाकों में ही सीमित कर दिए गए थे, जिन्हें की क्या बोला जाता था, रिजर्वेशन कहा जाता था। और ये प्राय ऐसी जमीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई संबंध नहीं होता था। ये वो जमीनें होती थी जिनका पहले से उनके साथ संबंध नहीं होता था। ठीक है, आगे रेड इंडियन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो अमेरिका में जो लोग रहते थे, इनको रेड इंडियन बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि उनका जो कलर था ना, हल्का सा अगर देखो तो जैसे काले व्यक्ति होते हैं, पूरे काले नहीं, मतलब एक तरीके से सांवले जो व्यक्ति होते हैं, और जो रेड रंग के थोड़े से दिखाई देते हैं। ठीक है, उन तरीकों से ये लोग दिखाई देते थे, जिसकी वजह से इनका रेड इंडियन नाम रखा गया था। तो यहाँ पे देखिए, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन 500 स्वतंत्र कबीलों का समूह का नाम था, जो कि अमेरिका सरकार के संधि के अंतर्गत आरक्षित इलाकों में रहते थे। अच्छा, यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के निवासी थे, उन्हें रेड इंडियन या नेटिव इंडियन कहा जाता था। यानी कि यूरोप लोगों से आने से पहले अमेरिका में जो भी लोग रहते थे, उन्हीं को रेड इंडियन कहा जाता था या नेटिव कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टेरा न्यूलियस क्या है। अब टेरा न्यूलियस क्या है, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने क्या बताया, ब्रिटेन वाले आ गए ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ के भी लोग रहते होंगे, यहाँ पे भी मूल निवासी होंगे। तो टेरा न्यूलियस क्या है, ब्रिटेन वाले जब यहाँ पे आए तो देखिए, यहाँ के जो बंदे हैं, इनको रहने का तौर तरीका ही नहीं पता है, जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको दास बना लिया। क्या बना लिया, दास बना लिया। और दास बनाने के बाद क्या किया, अब इनको ये जो जमीन थी, ये जो जमीन आपको नजर आ रही है, ये जमीन इस वाले एरिया में रहते थे, इस वाले एरिया में रहते थे। ठीक है, तो ये इस वाले एरिया में रहते थे क्योंकि ये अच्छा जगह था। तो उसके बाद क्या किया गया, यहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे, मूल निवासी थे, इनको दास बना लिया गया। और दास बनाने के बाद इनकी जमीनों को टेरा न्यूलियस कर दिया गया। यानी कि ये ऐसी जमीन है जिसका पहले से किसी का अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो जमीन है जिसपे किसी का राज नहीं है। अब किसका राज है, अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन या ब्रिटिश लोगों का अधिकार है। तो यही वो जमीनें थी, ये वो जमीनें थी जिसपे किसी का अधिकार नहीं होता था, उसी को टेरा न्यूलियस कहते थे। क्यों, क्योंकि अब ब्रिटिश वालों ने क्या कहा, अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, उनको दास बना लिया, और दास बनाने के बाद उनकी ही जमीनों को घोषित कर दिया कि ये जमीन किसी की नहीं है, अब ये जमीन किसकी है, ब्रिटिश की है, यानी कि अंग्रेजों की है। तो सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा, अर्थात जो कि किसी की भी नहीं है। आई बात समझ, तो ये चीज है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वहां के जो लोग थे दासों की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे। तो दासों की तरह करते थे, तो मालिक कौन बन गया, ब्रिटिश वाले बन गए। तो ब्रिटिश वाले बन गए तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार का वहां पे राज है। तो इसी वजह से इसको टेरा न्यूलियस कह दिया गया कि इस पे किसी का अधिकार नहीं था। अब ये इस पे अधिकार किसका हो गया, वहां के लोगों का। आगे, सेटलर शब्द का प्रयोग अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में किन लोगों के लिए किया जाता है। तो सेटलर शब्द का अर्थ क्या है, मैंने पहले ही बताया, आबादकार अर्थ है। दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डचों के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक, अब यहां से देखिए, आपके 3 नंबर के और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली कैसी थी। शैली का मतलब होता है तौर तरीका। क्या होता है, तौर तरीका, यानी कि किस हिसाब से वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि उत्तरी अमेरिका के जो निवासियों का जीवन शैली था वो निम्न प्रकार का था। पहला, नदी घाटी के साथ साथ बने
गांव में वो रहा करते थे, समूह बना के रहते थे, साथ ही साथ मछली मांस खाते थे, सब्जी और मक्का उगाया करते थे। अच्छा, वे मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर भी जाया करते थे। साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें उन जंगली भैंसों की भी तलाश होती थी जो कि घास के मैदान में घूमते रहते थे। ये क्या करते थे, ये उनको शिकार करते थे, यानी कि जानवरों को मारते थे, और जितने की उन्हें जरूरत होती थी भोजन के लिए उतने ही सिर्फ करते थे। यानी कि अगर एक जानवर की जरूरत है तो एक को ही मारते थे, ये नहीं कि पहले ही मार के रख दो स्टॉक में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितने की जरूरत है उतनों को ही मारते थे, ज्यादा जंगली जानवरों को नहीं मारते थे। ठीक है, साथ ही साथ देखें तो कुशल कारीगर भी थे। ये क्या थे, कुशल कारीगर भी थे। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि हाँ, कुशल कारीगर भी हुआ करते थे, और एक चीज और कि खूबसूरत कपड़े बुना करते थे, यानी कि उनके अंदर कुशलता ये थी कि वो खूबसूरत कपड़े भी बुना करते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो फल और सब्जियां इत्यादि उगाया भी करते थे, साथ ही साथ मछली मांस भी खाते थे। ठीक है, और जंगली भैंसों का शिकार करते थे। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं। फ्रंटियर क्या है जी, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज अगर मैं एक तरीके से देखूं, एक मैप में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि अच्छे से बनेगा नहीं। ये जो चीज है इसको अगर हम मान लेते हैं दक्षिण अमेरिका, क्या मानते हैं, दक्षिण अमेरिका मान लेते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका, अब हुआ क्या, यहाँ पे सपोज यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोग आ गए जी दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे जो लोग हैं ये मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी हैं। अब यूरोप के लोग भी आ गए, यहाँ पे ये यूरोप के लोग आ गए। सबसे पहले क्या स्थापित हो गई, मित्रता स्थापित हो गई। मित्रता स्थापित होने के बाद अब ये यूरोप वाले क्या करते हैं, इन पे ना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस पे कब्जा किया। तो ये जो मूल निवासी थे ये और पीछे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और जगह बढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, धीरे धीरे अगर करते चले गए, ये धीरे धीरे पीछे हटते चले गए, और ये क्या किए, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, यानी कि हर किसी पे कब्जा करते चले गए। और अच्छा, एक तरीके से अंत में देखा जाए तो यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर। तो अगर देखें तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये जो भूमि है, भूमि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि इसके बाद तो पानी में तो जा नहीं सकते हैं, तो लास्ट टू लास्ट इधर ही है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फ्रंटियर किसको बोलते थे, उसी जमीन को बोलते थे जहां पे ये लोग बसा करते थे, यानी कि जो मूल निवासी है जहां पे चले जाया करते थे उसी को फ्रंटियर कहा जाता था। और एक समय ऐसा आया कि जगह थी नहीं जाने की और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर आ गया और आगे देखे तो अटलांटिक महासागर आ गया। तो इसी वजह से फ्रंटियर क्या हो गया जी, खत्म हो गया। तो फ्रंटियर किसको बोलते थे, सीमाओं को बोलते थे जहां तक मूल निवासी सीमित होते थे। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जो फ्रंटियर है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अमेरिका के द्वारा पहले पूर्व के क्षेत्रों में बसाई गई बस्ती थी, है ना, पूर्व के क्षेत्रों में, ये पूरब का क्षेत्र है, यहाँ पे बस्तियां बसी हुई थी। आगे पश्चिम के क्षेत्रों पर तब उनका अधिकार नहीं था, ये जो पश्चिम का एरिया था इस पे उनका अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए, अतः उनके राज्य की सीमा फ्रंटियर पश्चिम की ओर खिसकती चली गई। धीरे धीरे ये क्या है, इस साइड और बढ़ते चले गए। आगे 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार पूरा हो चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर होने के कारण अब विस्तार के लिए भूमि नहीं बची थी, क्योंकि लास्ट टू लास्ट यही था। अतः अब फ्रंटियर क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसीलिए फ्रंटियर से अभिप्राय है उस भूमि क्षेत्र से, उस भूमि क्षेत्र की सीमा से है जिससे जिसके जिस पे समझ लो, या जिस पर नियंत्रण किया जा सके, यानी कि ये भूमि है, भूमि पर नियंत्रण किया जा सकता था, उसी को क्या बोलते थे, फ्रंटियर बोलते थे। चीजें समझ में आ रही है। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के प्रचलन और समाप्ति पर टिप्पणी लिखी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा क्या थी, जब यूरोपीय लोग आए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को दास बनाने स्टार्ट किया।
दक्षिण के जगहों को भी दास बनाना स्टार्ट किया, दक्षिणी अमेरिका के जो जगह थी उसको भी दास बनाना स्टार्ट किया, वहां के लोगों को दास बनाना स्टार्ट किया, और उत्तरी अमेरिका में भी यही प्रथा चलानी स्टार्ट की। इसी वजह से जो दास का जो प्रचलन है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देखिए दक्षिण क्षेत्र की जो जलवायु थी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका की जो जलवायु थी, ठीक है, सॉरी, जो उत्तरी अमेरिका थी, उत्तरी अमेरिका में जो दक्षिण वाले जो एरिया था, दक्षिण का जो एरिया था, वहां की जो जलवायु थी वो गर्म होने के कारण उत्तरी अमेरिका जो था यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था, यानी कि सही नहीं था, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेश में स्थानीय दासों की काफी संख्या में मृत्यु होने के कारण बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। अब जो दक्षिणी अमेरिका था वहां पे जो दास थे, दासों की ज्यादा मृत्यु होने के कारण इन्होंने क्या किया, बागान मालिकों ने अफ्रीका से अब दास मंगाने स्टार्ट किए। अच्छा, दास विरोधी समूह, अब क्या हुआ, दासों ने मिलकर विरोध किया, तो दास विरोधी समूह के कारण दास व्यापार पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। परंतु जो दास अमेरिका में थे वे अब उनके बच्चे दास ही बने रहे। कहने का मतलब क्या है कि अब मान लो कि अमेरिका में कोई दास है तो दास का बेटा दास ही है। तो यही इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो व्यक्ति दास था तो उनके बच्चे भी क्या होते थे, वहां पे दास होते थे। आगे चल के बाद में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने पर प्रश्न उठने लगे और केंद्र और उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध छिड़ गया। और कब छिड़ा, 1861 से लेकर 65 में युद्ध छिड़ गया। आगे चल के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दासता विरोधियों के विजय के पश्चात 1865 में दास प्रथा का अंत हो गया, यानी कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आगे, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। सिंपल सी चीज है, एक ही चीज मैं बताऊंगा, जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो ऑलमोस्ट उस तरीके से रहते थे जिस तरीके से दास रहते हैं, है ना, कोई रहने का तौर तरीका नहीं, इस तरीके से रहते थे। और इसी वजह से जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटेनों ने जो इतिहास लिखना स्टार्ट किया उनमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का जिक्र ही नहीं किया। तो देखिए क्या लिखा है जी, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल न करने का मुख्य कारण यह है कि आप प्रवासियों ने उनकी भूमि पर बिना किसी समझौते पत्र के अधिकार कर लिया। जब ब्रिटेन वाले आए ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पे जो मूल निवासी थे वो रहते थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इस पे सीधा ही कब्जा कर लिया, मूल निवासियों को पूछे बगैर। अच्छा, इसके अलावा बीच में कोई भी समझौता पत्र नहीं था, यानी कि सीधा आया, सीधे ही कब्जा किए और मूल निवासियों को दास बना दिया। जब मूल निवासियों को दास बना दिया तो इनकी जमीनों को लेकर इसको टेरा न्यूलेस बोल दिया, और साथ ही साथ जो बुक लिखी गई, जो इतिहास लिखी गई, उनमें इनका मूल निवासियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने हमेशा जमीन को जो किसी की नहीं है उसको क्या कर दिया, टेरा न्यूलिस कह दिया था, और मूल निवासियों को खेतों में काम करने की परिस्थितियों से दासों जैसा ही था। यानी कहने का मतलब क्या है कि मूल निवासियों की खेतों में काम करने की जो परिस्थितियां थी वो किस हिसाब से थी, दासों जैसी ही थी। अच्छा, इन परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये दासों के तरीके से लिखते थे और दासों को कभी भी इतिहास में लिखा नहीं जाता था उस टाइम पे, इस वजह से एंट्री नहीं दी गई, इसलिए से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को लिखा नहीं गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी क्यों थे। तो पहली बात तो ये कि वो आए थे बस घूमने फिरने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखा संसाधन है, तो संसाधन होने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कब्जा ही करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो खनिज संसाधन थे उनको अमेरिका से उठाकर कहाँ भेजने लगे, यूरोप में भेजने लगे। और जब ऐसा काम होने लगा और धीरे धीरे जब यहाँ के लोगों को पता लगने लगा, अमेरिका के लोगों को पता लगने लगा ये चीज ऐसा हो रहा है, तो वहाँ के लोग क्या हो गए जी, दुखी हो गए। तो यहाँ पे देखिए, मूल निवासी यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। यानी क्या है, जो मूल निवासी थे, अमेरिका के मूल निवासी थे, वो यूरोपीय जो लोग थे उनको कुछ सामान आदान प्रदान करते थे, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो दोस्ती का प्रतीक समझा जाता था स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, दूसरी ओर
अमीरी का सपना देखने के लिए, यानी कि यूरोप वाले जो अमेरिका में पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे? क्योंकि ये अमीरी का सपना देखते थे, क्योंकि अमेरिका में संसाधन ज्यादा थे। तो इसी वजह से दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और जो रोएदार जो खाल होते थे, यानी कि जानवरों को मारने के बाद जो रोएदार उनके जो खाल होते थे, एक तरीके से ये माल समझते थे, यानी कि वस्तु समझते थे आगे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए ये यूरोप में बेच दिया करते थे। साथ ही साथ देखें तो इन बेची जाने वाली चीजों का जो दाम था धीरे धीरे पूर्ति के आधार पर साल दर साल क्या होते थे, बढ़ते। जैसे आप देखते हो ना, सामानों के रेट धीरे धीरे बढ़ते चले जाते थे, तो ये यूरोप में बढ़ते चले जाते थे। तो ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय जो लोग थे वो अमेरिका से सामान को मंगाते थे और यूरोप में बेच दिया करते थे, तो इससे उनको ज्यादा मुनाफा मिलता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात देखा जाए तो यूरोपीय लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों को काफी शोषण किया और साथ ही साथ यहाँ के संसाधनों का भी अच्छा खासा यूज किया। यहाँ पे देखिए मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे, क्योंकि वो मूल निवासियों का कोई मतलब ही नहीं होता था, इसलिए वो समझ नहीं सकते थे। आगे उन्हें यूरोप में स्थित बाजार का जरा से भी ज्ञान नहीं था। यूरोपीय व्यापारी मूल निवासियों के चीजों के बदले कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी कुछ नहीं देते थे। यानी कि क्या है, जो यूरोपीय जो व्यापारी थे वो अमेरिका के मूल निवासियों को कभी तो बहुत सारा धन दे देते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं दिया करते थे। आगे मूल निवासी यूरोपीय लोगों को लालच देकर भी दुखी होते थे, यानी कि जो मूल निवासी थे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। यूरोप वासियों ने रोएदार खाल हासिल करने के लिए अनेकों जानवरों को हलाल किया। साथ ही साथ मूल वासी इसे बहुत ज्यादा डर गए थे और इसके अलावा उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा आप रोएदार खालों का यूज कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा जानवरों का हलाल कर रहे हो, तो जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, उनको ये डर था कि ये जो जानवर हैं कहीं ना कहीं इस विध्वंस का बदला तो जरूर लेंगे, चाहे वो अमेरिका से ले चाहे यूरोप से ले, किसी से भी ले, लेकिन लेंगे जरूर। ये उनके अंदर डर था। किनके अंदर? जो अमेरिका के मूल निवासी से इनके अंदर। इसी वजह से ये बार बार दुखी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है गोल्ड रश क्या है? तो अब देखिए उत्तरी अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया में ऐसा बताया जाता था, वहां पे सोना है, तो इसी की वजह से इसको गोल्ड रश का नाम दिया गया। अब जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनने के लिए वो कहाँ आ जाते थे? अमेरिका में आ जाते थे और यहाँ पे सोना का तलाश करते थे, और जब सोना मिल जाता था तो उसको लेकर कहाँ चले जाते थे? यूरोप चले जाते थे, और इस तरीके से वो अमीर बन जाते थे। तो गोल्ड रश क्या है और इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ध्यान से देखिए, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने की खोज ने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह उन गतिविधियों का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोप के लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए और शीघ्र धन कमाने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। अच्छा, साथ ही साथ इसके प्रभाव क्या हुए? तो प्रभाव देखने को क्या मिला? पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन बिछा दी गई। इसके अलावा हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। रेलवे के लिए साज सामान की मांग से उत्तरी अमेरिका में उद्योगों की भी स्थापना की गई, जिसकी वजह से उद्योग विकसित भी हुए, और ताकि दूर दूर के जो क्षेत्र है उनमें रेलवे के द्वारा जोड़ा जा सके। ठीक है, इसके अलावा बड़े स्तर पर खेती का उत्पादन करने के लिए, यंत्रों का उत्पादन करने के लिए उद्योगों की स्थापना, यानी कि उसका विकास हुआ। नए औद्योगिक नगरों की स्थापना की गई। साथ ही साथ बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ करके खेती के विस्तार किया गया। 1819 तक जंगली भैंसों का अंत होने पर मूल निवासियों की शिकार वाली प्रवृत्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। जो मूल निवासी बार बार जो जंगली भैंसों का शिकार करते थे वो भी अब क्या हो गया जी? खत्म हो गया। आगे 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच होने के कारण पूर्ण हो चुका था। अब पश्चिम की ओर विस्तार नहीं हो सकता था, और इस तरीके से जो फ्रंटियर था नहीं बच सकता था, यानी कि जो फ्रंटियर था वो धीरे धीरे क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यानी कि अब वो कोई जगह नहीं था जहां पे अब कब्जा किया जाए। ठीक है, फ्रंटियर के बारे में तो पहले ही बता दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीनों से बेदखल क्यों करा दिया गया, और इसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मूल निवासियों को जमीन से बेदखल करना क्यों करते थे? तो ध्यान से देखिए, अब जो ब्रिटेन और जो फ्रांस में कुछ जो प्रवासी थे, जो
ब्रिटेन और फ्रांस से जो आए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो क्यों आए थे? सबसे पहली बात इस चीज को देख लेते हैं। अब जो ब्रिटेन और फ्रांस था, ब्रिटेन और फ्रांस में जैसे आप देखते हो कि पिता के मरने के बाद जो संपत्ति है वो जितने भी बेटे होते हैं उनमें बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस में पहले क्या होता था कि जो बड़ा वाला बेटा था, यानी कि जो बड़ा बेटा था सिर्फ उसी को संपत्ति मिलती थी, छोटे बेटों को नहीं मिलती थी। अब छोटे बेटे करे तो छोटा बेटा करे तो करे क्या, तो छोटा बेटा अमीर बनने के चक्कर में वो क्या करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच जाता था। और पहुंचने के बाद वहां पे जो गोल्ड रश था, यानी कि जो सोना मिलता था कैलिफोर्निया में, उसकी खोज करने लगता था। और अगर मिल जाता था तो इस तरीके से वो अमीर बन सकता था। तो ये लिखा है, ब्रिटेन और फ्रांस में आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो कि छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे, आके यहाँ पे मालिक बनना चाहते थे। अच्छा, ऐसी फसलें उगाकर जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, मुनाफा कमाना चाहते थे। यानी कि यहाँ पे आकर फसल उगाते थे जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती थी और उनको बेचकर मुनाफा कमाते थे। साथ ही साथ मूल बासिंदों को यहाँ पे बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। वो ये समझते थे कि मूल बासिंदे जो कि अमेरिका में हैं, उनको अगर हम बेदखल कर दें, हटा भी दें, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे जमीन का उपयोग नहीं करना जानते। यानी कि ये मानते थे कि ये अच्छा तरीके से यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आगे बेदखल करने के तरीके क्या थे, तो यहाँ पे देखिए तरीकों की अगर मैं बात करूं तो धोखाधड़ी से ज्यादा जमीनें ले लेना, पैसे देने में वायदा की खिलाफी करना, ठीक है। पहले तो बोल दिया पैसा देंगे, अब बोल दिया पैसा नहीं देंगे। आगे जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को वहां से हटाने के लिए, यानी कि जोर जबरदस्ती से क्या किया, साइन करवा लिया और साइन करवाने के बाद बोल दिया गया कि आप यहाँ से हट जाओ। आगे चिरोकी कबीला, चिरोकी एक प्रकार का कबीला था, तो चिरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग करना। यहाँ के चिरोकी जो कबीला था उनको खदेड़ने के लिए क्या मंगाई गई थी, अमेरिका जो फौज था, अमेरिकी जो फौज थी उसको बुलाया गया था, यानी कि ताकि चिरोकी कबीलों को वहां से हटाया जा सके। आगे जमीन के अंदर सीसा सोना खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनकी स्थानीय जमीनों से धकेल दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं चौथा। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या है, सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए अब 1970 में, ठीक है, 1970 में कुछ बदलाव आए और यहाँ पे जो मानवाधिकार आयोग था उसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है यूएनओ जैसी चीजें बनाई गई थी, ठीक है, यूएनओ जैसी चीजें बनाई गई थी। तो इसकी वजह से कुछ बदलाव आए। बदलाव आने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनके जीवन पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, पहले तो यहाँ के मूल निवासियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब क्या है, जब मानवाधिकार आयोग आया तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जिक्र हुई। और जिक्र होने के बाद पता लगता है कि जो मूल निवासी थे अमेरिका के, उनका बहुत शोषण हुआ है। तो शोषण हुआ है तो उनका प्रायश्चित कैसे हो पाएगा, तो अब दोबारा तो वो चीज आएगी नहीं, लेकिन चीजों में सुधार की जा सकती है। तो क्या क्या हुआ, तो पहला चीज है कुछ बदलाव किए गए। बदलाव की वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी, यानी कि उनको एक नया उनको अधिकार दिया गया मूल निवासियों को, ताकि वो भी अपना एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। आगे मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया, यानी कि जिस भी हिसाब से संस्कृति को स्थापित करना है वो स्थापित किया जाए। आगे प्राकृतिक जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धति को पहचाना गया। साथ ही साथ मूल निवासियों की धरोहर जैसे उनकी कथाएं, कपड़ा साजी, ठीक है, चित्रकारी, हस्तशिल्प को सराहा गया, यानी कि बढ़ावा दिया गया। आगे उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। साथ ही साथ मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना अब शुरू कर दिया। मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया गया और साथ ही साथ मूल निवासियों का मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा, यानी कि जो मूल निवासी थे वो उनकी जो जमीनें थी उनके साथ उनका संबंध आदर के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो
जब 1970 के दशक में संयुक्त जो संघ था, जो यूएनओ था, संयुक्त राज्य जो संघ था, इन्होंने क्या किया, मानवाधिकार आयोग लाया। और जब मानवाधिकार आयोग लाया तो जितनी भी पहले जो चीजें हुई थी, टेरा न्यूलियस लेकर बहुत सारी जो चीजें हुई थी, उन सब चीजों पर दोबारा जिक्र हुआ। और जिक्र होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे क्या निर्णय लिए गए? पहली चीज तो ये देखा गया कि जो पहले इनके साथ जो गलत हुआ है, मूल निवासियों का जो गलत हुआ है, उसको सुधारा जाए। और साथ ही साथ जो काले गोरे का जो भेद चल रहा था, है ना, कि जो जो काले लोग हैं, तो भेदभाव चल रहा था पहले, तो काले लोगों के जो बेटे होते थे तो काले ही होंगे, सिंपल चीज है। तो ये जो गोरे और काले में जो भेदभाव होता था, जो बच्चों में भी देखो, अगर जाहिर सी बात है कि हम क्या सीखेंगे, हम वही चीज सीखेंगे ना जो हमारे पूर्वज सिखाएंगे। ठीक है, अगर हमारे समाज में काले गोरों में भेदभाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम सब वही सीखेंगे, और आने वाली जनरेशन है वो भी वही चीज सीखेगी। तो इसी वजह से ये बोला गया कि जो काले गोरे का जो भेद है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं बच्चों पर भी असर ना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीजों में बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से मूल निवासियों के जीवन में सुधार आया था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका मैंने जिक्र कर दिया है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स पाने के लिए 70119127 पे आप मैसेज कीजिए, वहां से आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय।